तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। आशा करते हैं आप मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है आईएमएससी बायोलॉजी पे डिटेल्स डिस्कशंस, यानी इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के जो कोर्सेज उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे कि आपके मन में कितने डाउट्स आ रहे हैं आईएमएससी बायोलॉजी को लेकर। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे को क्राइटेरिया में ही दिक्कत हो जाती है कि उसमें कौन कौन से डोमेन्स के रूप में हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना, सीयूटी की एग्ज़ाम में लाइक बायोलॉजी देना है, केमिस्ट्री देना है, फिजिक्स देना, मैथमेटिक्स देना है, और क्या कोर है हमारा, क्या क्वालिफाइंग पेपर है, किस में हमको बस पासिंग मार्क्स लाना है, किस पे हमारा मेरिट बनेगा। ये सब बातें आपके मन जितने भी डाउट्स हो रहे हैं, चाहे सीट्स को लेकर, कटअप को लेकर, फ़ी को लेकर, क्लासेस को लेकर और प्रोफेसर्स को लेकर, सब इसमें हम क्लियर करेंगे आपके। यहाँ तक कि फ़ी स्ट्रक्चर्स को भी आपके क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू से लास्ट तक आप बने रहे, हम बढ़ चलते हैं टॉपिक की ओर। हमारा क्या है, आईएमएससी बायोलॉजी पे डिटेल चर्चा है। तो ये कोर्स कितने के होते हैं, ये 5 ईयर के कोर्सेस होते हैं। जैसा आपको इंटीग्रेटेड लगा हुआ दिख रहा होगा, आप चाहे तो 3rd ईयर में एग्जिट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन 5 ईयर के कोर्सेस हैं और 5 ईयर आपको करना है तो कर सकते हैं, और 3rd ईयर में भी लेना है एग्जिट तो ले सकते हैं। बट टोटल कोर्सेज कितने के, 5 ईयर्स के हैं ड्यूरेशन इनका। अब हम क्राइटेरिया को देख लेते हैं। सबसे बड़ी डाउट इसी में होता है सबको, सबसे बड़ी डाउट इसी में होता है। कारण यही है कि हर बार पिछले बार कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, चेंजेज हुए हैं। चेंजेज होने के कारण आप किसी और वीडियो में किसी दूसरे के द्वारा देखेंगे कि वो कुछ और बोल रहे हैं, और अभी के जो वीडियो कुछ और बता रहा है, पिछले साल की वीडियो कुछ और बता रहे हैं। तो कारण यही है कि आप मान लेते हैं 3 साल पहले की वीडियो देख रहे हैं, तो 3 साल नियर ही आपको, मतलब 3 उस टाइम में हो सकता है वही होगा जो आपने देखा होगा, और इस साल आप देख रहे हैं तो मतलब ये है, कहने का मतलब ये हुआ। तो आप अपडेट रहें, जो आपको लगातार आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा और नई नई चीज़ें आपको बता रहा, जो चेंजेज हो रहे हैं वो आपको बार बार लगातार अपडेट कर रहा, उससे आप जुड़े रहें। ना कि जो 3 साल पहले आपको बता कर वीडियो बना कर दे दिया उससे आप जुड़े रहेंगे तो आप कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। इसलिए आप अपडेट रहें। तो चलिए देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले ये है कि 60% मार्क्स होना चाहिए आपके 12th में, +2 लेवल में 60% मार्क्स होना चाहिए आपके +2 लेवल में विथ साइंस सब्जेक्ट से। अगर आपके साइंस सब्जेक्ट से 60% मार्क्स है 12th में तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आईएमएससी बायोलॉजी के लिए। उसके बाद आपको सीयूटी एग्जाम में आप कौन से पेपर देना, कौन से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में क्वालिफाइंग पेपर है, कौन सा कोर पेपर है, किससे मेरिट बनेगा, चलिए देखते हैं। तो जो कोर पेपर होता है, उसी से हमारा मेरिट बनता है, और जो क्वालिफाइंग पेपर होता है सिर्फ उसमें हमको क्वालिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा कोर पेपर कौन है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये चारों ही आपके लिए कोर पेपर, ये 4 सब्जेक्ट्स में आपको मेरिट बनेगा। तो कोशिश कीजिए 4 सब्जेक्ट्स में ही आपको फोकस करना है। और पुराने वाले में देखेंगे तो कभी मैथ नहीं रहेगा, कभी उसमें फिजिक्स नहीं है, कभी बायो नहीं है, इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो पुराने वाले छोड़िए, नए वाले से अपडेट रहिए, जो इस साल मांगे जाएंगे उस पर आप अपडेट रहिए। और भी मैं पिछले ईयर की बेसिस पे बना रहा हूँ, अभी इस साल का कोई अपडेट नहीं आया। इस साल का भी कोई अपडेट्स आता है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन अब कोई चेंजेस मुझे लगता नहीं होने चाहिए, और होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जनरली अगर आपको चारों सब्जेक्ट्स यहाँ दे ही दिया, मैथमेटिक्स भी दे दिया, केमिस्ट्री भी दे दिया, फिजिक्स भी दे दिया, बायोलॉजी भी दे दिया, अब चेंज करेंगे भी तो क्या करेंगे, मैथ हटा देंगे, बहुत तो क्वालिफाइंग में डाल देंगे, बहुत करेंगे तो फिजिक्स क्वालिफाइंग में डाल देंगे, बहुत करेंगे केमिस्ट्री क्वालिफाइंग में डाल देंगे, और क्या कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ चारों पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए चारों कोर पेपर है और चारों से ही आपको मेरिट बनेगा। किससे मेरिट बनेगा आपका, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, 4 सब्जेक्ट से आपके मेरिट बनेगा। और जो आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर होंगे वो इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, सभी प्रोग्राम्स के लिए इंग्लिश कंपलसरी है। इंग्लिश में आपको कितना लाना, 50 मार्क्स लाना, ओनली 50 मार्क्स। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर आपके इंग्लिश में 50 मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आ सकते हैं। अगर 50 मार्क्स आपके नहीं आ रहा तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ये क्वालिफाई इसमें होना ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता होगा आपके मन में जो डाउट्स आ रहे होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, मेरिट को लेकर, कोर पेपर को लेकर, क्वालिफाइंग पेपर को लेकर, वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं सीट्स पे कि आईएमएससी बायोलॉजी में कितने सीट्स हैं और किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं। तो टोटल सीट 60 हैं, जनरल के लिए 23 है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 17 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, और पीएच के लिए 3 है, और डीपी कोटा के लिए 3 है। तो
इतना टोटल 60 है और पीएच प्लस डीपी करेंगे तो 3+3 हो जाएगा, यानी 60+6 हो जाएगा, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग रखा। 60 अलग है और पीएच डीपी कोटा का अलग है, इसलिए 60+3+3 हो जाता है। तो आप बिल्कुल पीएच कोटा और डीपी कोटा में इसमें ऐड मत कर दीजिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं। यानी पीएच कोटा को भी इसमें ऐड कर देंगे, डीपी कोटा को भी इसमें ऐड कर देंगे, तो 60+3+3 हो जाएगा, यानी कि 66 हो जाएगा। तो टोटल सीट 60 है। अब मैं आपके मन में एक डाउट्स ऐसा बैठा रहा हूँ, मान लेते हैं आप ओबीसी से आते हैं, ओबीसी में 17 सीट्स और आपके रैंक जो मान लेते हैं, रैंक का कहने का मतलब ये हुआ कि अब जब यूएच पोर्टल ओपन होगा, नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के जब एडमिशन्स पोर्टल ओपन हो जाएंगे, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे और उसमें आप मार्क्स पुट कर देंगे, मार्क्स पुट करने के बाद आपके रिजल्ट क्लियर होता है कि आपके कितने रैंक में नाम आ रहा। तो वही बता रहा हूँ, जब मान लेते हैं आप ओबीसी में 17, आपका ओबीसी में 17 सीट्स है, बट आपका जो रैंक है, रैंक टॉप 23 में आ गया, कितना में आ गया, 23 रैंक में आ गया, तो आपका एडमिशन जनरल से हो जाएगा और ओबीसी वाला सीट्स खाली रह जाएगा, क्योंकि आपका एडमिशन जनरल से हुआ। सेम थिंग आप ईडब्ल्यूएस से, ईडब्ल्यूएस में 6 सीट्स है, बट आप टॉप 23 में आ जाते हैं तो आपका एडमिशन जनरल से हो जाएगा और ईडब्ल्यूएस वाला सीट्स खाली रह जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है, मान लेते हैं आप ओबीसी में ही आपका रैंक आया है, मीन्स ओबीसी में ही आपका रैंक आया है और जनरल में आपका रैंक नहीं आया, बट काउंसलिंग टाइम क्या होता है कि ओबीसी के जो बच्चे हैं, जनरल के जो बच्चे हैं वो आए ही नहीं हैं, मतलब 23 सीट्स है जनरल में। बट जब काउंसलिंग ऑफलाइन होगा, काउंसलिंग ऑफलाइन ही होता है यहाँ, जब काउंसलिंग ऑफलाइन होगा तो मान लेते हैं यहाँ से 5 बच्चा नहीं आया जनरल से, तो 5 बच्चा जनरल से नहीं आए हैं तो उनका एडमिशन से जो आपके कैटेगरी वाले हैं, ओबीसी वाले बच्चों उनका एडमिशन जनरल से हो जाएगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग उनका एडमिशन जनरल से हो जाएगा। इस सिचुएशन में काम करता है। अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। तो दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दिया हूँ। और अब आते हैं कटअप की ओर। तो ऑफिशियल कटअप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद रिलीज नहीं करती है, इतना मान कर चलें। अदर यूनिवर्सिटी की तरह फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, यहाँ कुछ भी वैसा नहीं होता। वेटिंग लिस्ट यहाँ कुछ भी वैसा नहीं होता। आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आना, जो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आएंगे उन्हीं का एडमिशन होगा, चाहे आप टॉप रैंकर हैं, लास्ट रैंकर हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ही कि मान लेते हैं आप जनरल कैटेगरी से 23 रैंक में आपका नाम आ रहा, बट आप काउंसलिंग दिन नहीं आएंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपकी जगह पर किसी दूसरे बच्चे का एडमिशन मिल जाएगा जो काउंसलिंग दिन प्रेजेंट रहेंगे। तो सेम बात है, यहाँ कोई ऑफिशियल कटअप रिलीज नहीं होता है, जो बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं उन्हीं का एडमिशन हो जाता है, सबका नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो भी मैं आपको बताऊंगा। संयोग बस सबका हो भी जाता है कि डिपेंड करता है कितने बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया और आपके कैटेगरी में कितने बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया और आपके कितने रैंक आ रहे हैं, वो सबको देखते हुए चलता है। तो अगर आप फिर भी एक अनुमान के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ, इस बार सिलेबस चेंज मत, इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है। जैसे कि पिछले बार क्या होता था कि किसी सब्जेक्ट्स में आपको 200 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, किसी सब्जेक्ट्स में आपको 250 का मार्क्स हो रहा है, इस तरह से। बट इस साल क्या हो रहा है कि सभी सब्जेक्ट्स मीन्स ऑल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम 250 का ही होगा। तो 250,000 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस बार थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कटअप बना कर दे रहा हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर 450 से 500 के बीच आपके मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल आप काउंसलिंग के लिए आएंगे और आपका जो रैंक का जो लिस्ट आएगा उसमें भी आपका नाम रहेगा। अगर ओबीसी से हैं तो 400 के आसपास आपके मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में। ईडब्ल्यूएस 450, एससी से हैं तो 300 से 350, एसटी से हैं तो 250 से 300 और पीएच कैंडिडेट हैं तो 200, इतना के आसपास आपके मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में, टेंशन मत लीजिए। और क्योंकि बहुत बच्चे आते ही नहीं, काउंसलिंग टाइम नहीं आएंगे तो आपका एडमिशन होगा ही होगा। आपके क्लासेस कहाँ चलेंगे? सीआईएस में चलेंगे। सभी बच्चे के साइंस वाले बच्चे नहीं, बायोलॉजी वाले को 2 साल आपको सीआईएस में करना है और 2 साल के बाद आपको स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में आपको बायोलॉजी वाले के क्लासेस चलेगा। तो 2 साल आपको सीआईएस में करना है, 2 साल के बाद आपको स्कूल ऑफ लाइफ साइंस की बिल्डिंग में आपके क्लासेस चलेंगे। और काउंसलिंग ऑफलाइन होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया हूँ। 100% हॉस्टल मिलेगा। आप किसी भी कैटेगरी से, किसी भी स्टेट से हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। टॉप रैंक वाले, लास्ट रैंक वाले, 100% हॉस्टल मिलता है, सबको हॉस्टल मिलता है। एडमिशन टाइम में ही आपको हॉस्टल मिल जाएगा, नो टेंशन। हॉस्टल चार्ज आपको 500 रुपया है पर सेमेस्टर में, यानी कि हर 6 महीने में आपको 500 रुपया देना है। इतना से ज़्यादा आपको नहीं देना। और अगर दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको बहुत देना पड़ता है, जेएनयू को छोड़कर। जेएनयू थोड़ा सस्ता है और इसके अलावा आपको हर जगह महंगा ही मिलेगा।
अब हम फ़ी पे बात कर लेते हैं। हाँ, आपको एडमिशन टाइम कितना देना पड़ेगा? 10,135 रुपीज़। कितना? 10,135 रुपीज़। आप बोलेंगे कि इतना क्यों ले रहा है? इतना इसलिए ले रहा है कि 3,725 यानी 3,725 आपको सेमेस्टर फ़ी ले रहा है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी आपको एडवांस में एडमिशन टाइम में ही देना है, इसलिए आपको उतना पैसा ले रहा है। तो ये आपको देना 3,725 रुपये आपको सेमेस्टर फ़ी है। फिर 530 स्टूडेंट यूनियन फंड है, 240 स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, 2120 मेडिकल फ़ी है और 3520 ये आपको डिपॉजिट से रिफंडेबल है। जब आप पूरे यहाँ 5 साल कंप्लीट कर लेंगे और जब यहाँ से जाएंगे तो आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है, तो ये रिफंडेबल आपके लिए है। तो एडमिशन टाइम आपको इतना देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और फिर सेकेंड सेमेस्टर में आपको कितना देना? सेमेस्टर फ़ी तो आपको हर सेमेस्टर में देना है। सेमेस्टर फ़ी सेम ही रहेगा 3,725 और बाकी सब 000 और 3,725 रुपये आपको देना। ऐसा इसलिए है 530, 240, 2120 ये 3 वो है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, स्टूडेंट यूनियन फंड और मेडिकल फ़ी आपको ईयरली देना, यानी साल में एक बार देना है। तो साल में आपको एक बार देना, इसलिए यहाँ अभी सेकेंड सेमेस्टर में 1 साल आपके पूरे नहीं हो रहे, इसलिए आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ी देना नहीं सेमेस्टर फ़ी देना, इसलिए यहाँ आपको 3,725 रुपीज़ ही आपको देना। फिर अब आ जाएंगे, आपको कब देना है? जुलाई में, जनवरी में देना है। फिर आप थर्ड सेमेस्टर आ जाएंगे। फिर इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ टोटल 10 सेमेस्टर तो मैं यहाँ तक लिख नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं शॉर्ट्स में ही बता रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में इतना देना है एडमिशन टाइम में, सेकंड सेमेस्टर में इतना देना, और फिर उसी प्रकार थर्ड सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर, 9 सेमेस्टर। कौन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। थर्ड सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 7 और 9 सेमेस्टर में आप 1 साल कंप्लीट होंगे, यानी कि जब 4 सेमेस्टर होंगे, जब 3 सेमेस्टर होंगे, 5 सेमेस्टर होंगे या 7 सेमेस्टर होंगे और 9 सेमेस्टर होंगे, तब आपके 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 ईयर आप कंप्लीट कर लेंगे। और जब जैसे ही आप 1 ईयर कंप्लीट करेंगे तो आपको ये तीनों फ़ी ऐड हो जाएगा, यानी कि सेमेस्टर फ़ी तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ ये तीनों फ़ी ऐड हो जाएगा, स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फ़ी। तो ये तीनों ऐड हो जाएगा, तो फिर आपको कितना लगेगा? 6,615 यानी 6,615 रुपीज़ आपको लगेगा। इसमें जो डिपॉजिट है रिफंडेबल सिर्फ एडमिशन टाइम में ही लगता है और एडमिशन के बाद वो आपको कभी भी नहीं लगेगा। तो आपको इतना देना है थर्ड में, 5 में, 7 में, 9 में। उसके बाद 4 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर और 10 सेमेस्टर में इस टाइम में आपको कितना देना? इस टाइम में आपको सिर्फ सेमेस्टर फ़ी ही देना है। अब कब देना? कितना देना? 3,725 रुपीज़ देना है। ये एडमिशन आपको जुलाई में होंगे, उसके बाद जनवरी, ये आपके जो 1 साल पूरे हो रहे जुलाई में, फिर जनवरी, तो ऐसे ही देना है जुलाई जनवरी करके आपको पैसा पेमेंट करना। और अगर आप SC ST तेलंगाना से हैं तो आपको ईयरली देना पड़ेगा 2890 यानी 2,890 रुपीज़ आपको देना है ईयरली देना, आपको सेमेस्टर वाइज कुछ भी नहीं देना। फिर PH कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 2890 ईयरली देना, सेमेस्टर कुछ भी नहीं देना, बट एडमिशन टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा देना, 6,410 रुपीज़ देना। इतना एडमिशन टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको क्या क्या लग रहा है? स्टूडेंट यूनियन फंड लग रहा है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड लग रहा है, मेडिकल फ़ी लग रहा है और डिपॉजिट लग रहा है, ये चारों आपको देना पड़ रहा है, इसलिए आपको उतना लग रहा है। और बट SC ST वाले को क्या है? डिपॉजिट और रिफंडेबल यहाँ नहीं लग रहा है, इसलिए इनका कम है। तो आपका एडमिशन टाइम इतना देना पड़ेगा और एडमिशन के बाद आपको ईयरली इतना देना पड़ेगा। और मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, जितने भी मन में आपके डाउट्स बन रहे थे और क्रिएट हो रहे थे, मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। और बाकी अभी भी मन में आपके बहुत सारे पर्सनल डाउट्स हो सकते हैं, और जो इस वीडियो मैंने क्लियर आपको नहीं कर दे रहा हूँ, उसके लिए आपको पेड काउंसलिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर सकता हूँ, पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो पेड काउंसलिंग क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पेड काउंसलिंग में ये होगा कि आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, 24 आवर आप कॉल कर सकते हैं, 24 आवर मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा कौन कौन सा फैसिलिटीज़ आपको पेड काउंसलिंग में मिलेगा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जाएगा, 24 आवर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं डाउट के लिए। EVH पोर्टल जब ओपन होगा तो मैं आपको बताऊंगा और कैसे भरना वो भी बताऊंगा।
रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो उसमें क्या क्या गलतियाँ हो रही है, क्या आपको करना है, नहीं करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लग रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर काउंसलिंग टाइम, जब आपके काउंसलिंग होंगे तो वहाँ पे मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। अगर मैं वहाँ किसी कारण नहीं आ पाया तो मेरा कोई फ्रेंड्स वगैरह आपके साथ खड़ा रहेगा आपके काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, काउंसलिंग टाइम हम आपके साथ खड़े होंगे। ट्रैवल के लिए, ट्रैवल का मतलब ये हुआ कि जब वो काउंसलिंग के लिए आएंगे तो आपको 1 दिन पहले ही आना पड़ेगा, 1-2 दिन पहले ही आना पड़ेगा दूर वाले बच्चे के लिए। तो आपको कैसे आना है, कौन सी ट्रेन से आना है और कहाँ रहना है, कौन सा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से, कौन सा मेट्रो स्टेशन से, और कैसे आना, कैब से आना है, रैपिडो से आना, ऑटो से आना है, और आप यहाँ आने के बाद कहाँ रहना है, होटल में रहना है या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के गेस्ट हाउस में रहना, या किसी स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स में भी रह सकते हैं, नहीं रह सकते, सारे इसमें हम क्लियर करेंगे। फिर क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप काउंसलिंग होगा उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, उसमें क्या क्या भरा जाता है, और फिजिकली मैं आपको भर कर बताऊँगा। हॉस्टल अलॉटमेंट भी बताऊँगा आपको। एडमिशन कंप्लीट करवा कर ही रहूँगा आपके, और उसके बाद भी एडमिशन जब हो जाते हैं और कैंपस में जब आ जाते हैं उसके बाद भी बहुत सारे पर्सनल डाउट्स हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे क्लास जाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो एडमिशन्स के पहले भी आपके साथ रहेंगे, एडमिशन्स के बाद भी आपके साथ रहेंगे। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और अगर हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है और व्हाट्सअप, ये पेड काउंसलिंग के लिए है। यह कहाँ मिलेगा आपको, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सभी सोशल मीडिया का लिंक दिख जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात कर रहा हूँ। वहाँ पे वीडियो में जाइए और व्हाट्सअप वाला जो लिंक होगा उस पर आप क्लिक करेंगे, वो पेड काउंसलिंग के लिए। अगर आप पेड काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ व्हाट्सअप वाले पे आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने सेट करके रखा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा, हेलो आई वांट टू इनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेस। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे आप मेरे पास मैसेज करेंगे, इधर से आपको एक मैसेज जाएगा और आपको पैसा पेमेंट करना है, और पैसा पेमेंट करेंगे, कुछ आपको नेम डिटेल्स कैटेगरी वगैरह बताना है, उसके बाद आप पेड काउंसलिंग में ऐड हो जाएंगे। सिंपल प्रोसेस है। और पेड काउंसलिंग में कितना आपको फ़ी देना है देख लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 250 देना है, और अगर आप OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, PH हैं तो आपको 200 देना है। इतना ही फ़ी। जनरल EWS के लिए 250, OBC SC ST PH और कैंडिडेट के लिए 200 रुपये देना है। सिंपल है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं आपके नए डाउट्स के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।